सम्मानित करने के लिए डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। टीचर्स को सम्मान देने के लिए टीचर्स डे मनाया जाता है। बच्चों को सम्मान देने के लिए बाल मनाया जाता है। मदर्स को सम्मान देने के लिए मदर्स डे मनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार इंजीनियर्स डे के द्वारा दुनिया के समस्त इंजीनियर्स को सम्मान दिया जाता है। भारतवर्ष इंजीनियर्स डे सर डॉक्टर मुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन 15 सितंबर को मनाया जाता है, जो एक महान इंजीनियर थे। श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को इंजीनियर्स डे के नाम पर समर्पित किया गया। हम लोगों का मार्गदर्शन करने वाले एवं इंजीनियर और करता हूँ। I cannot for all he has done the institute principal. Sir, is the infrastructure of the institute, the academics and extracurricular activities. We are so grateful to have you as our principal, sir. इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि डैश पर आएं एवं इंजीनियर्स डे के महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ साथ संस्थान में उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं तथा कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी के दौर में सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु संस्थान स्तर पर किए जा रहे प्रयासों से हमें अवगत कराएं। प्लीज़ सर, वेलकम। सबसे पहले डैश पर उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट, विशिष्ट अतिथि, संस्थान के वरीय प्राध्यापक एवं सभागार में उपस्थित हमारे सहकर्मी, छात्र एवं बाहर से आए हुए अतिथिगण, सर्वप्रथम आपको इंजीनियर्स डे के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप सबों को पता है, हम लोग हर वर्ष इस दिन को बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाते हैं। पिछले 4 साल से, जब से मैं यहाँ पदस्थापित हूँ, जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि छात्रों की सहभागिता होती है और इस वर्ष चूँकि कोविड-19 है, हम छात्रों को इस प्रोग्राम से अलग रखे हैं। कुछ गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस और अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता को लेते हुए हम लोगों ने इस निर्णय को लिया। कई छात्र इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, प्रोग्राम दिए हैं, तो कुछ 2-4 बच्चे यहाँ हैं, उनको भी मैं मना कर रहा था, लेकिन चूँकि वो बहुत कम संख्या में थे तो मैंने कहा कि आ जाओ तुम लोग भी। वर्तमान में जो यह संस्थान है राजकीय पॉलिटेक्निक कोडरमा, कालांतर में इसका नाम खनन संस्थान था। सिर्फ एक विषय की पढ़ाई होती थी। 1994 में यहाँ और 3 ब्रांच का एडिशन किया गया और इसका नाम चेंज होते रहा। वर्तमान में अभी राजकीय पॉलिटेक्निक कोडरमा है। जैसा कि आप सबों को पता है, इस अबरक नगरी में और ये छोटा नागपुर जो जोन है, इसमें यह टेक्निकल सिंगल संस्थान सरकार का है। अब भले बहुत सारे संस्थाएं खुल रही हैं, लेकिन इसका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है खनन संस्थान का। हमें हम गौरवान्वित हैं कि इस संस्थान का मुखिया होने का अवसर मुझे प्रदान किया गया सरकार के द्वारा। जब से मैं इस संस्थान में पदस्थापित हुआ हूँ, चेंजेस दिख रहा है। बहुत सारे समस्याएं थी जब मैं यहाँ पर योगदान दिया, लेकिन हमारे प्रयास से, हमारे सहकर्मियों के प्रयास से, एक जॉइंट एफर्ट के माध्यम से सरकार को हम लोग प्रस्ताव दिए और बहुत सारा चेंज हुआ। जैसा कि आप सबों को दिख रहा है, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे लैब हो,
बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और नए नए उपकरण हो। सभी क्षेत्रों में बहुत सारा जो अपग्रेडेड वर्जन है वो हम क्रय किए हैं, अधिष्ठापित किए हैं और छात्र इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ छात्रों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधा उपलब्ध है। साथ ही हमारी कोशिश होती है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी देश में या दुनिया में आता है उससे हम अवगत हों और उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लाभ ले सकें, हमेशा हमारी कोशिश होती है। छात्रों द्वारा संस्थान में किए जाने वाले शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भव्य एवं आकर्षक ढंग से संचालित करने हेतु आज जिस प्रेक्षागृह में हम उपस्थित हैं उसकी साज सज्जा गुणवत्तापूर्ण आधुनिकीकरण से आप स्वतः लाभान्वित हो रहे हैं। छात्रों के खेलकूद के लिए आउटडोर गेम तथा छात्राओं के लिए इंडोर गेम की व्यवस्था इन्हीं अल्प समय में मेरे द्वारा किया गया। संस्थान में छात्र के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, साथ साथ अध्यापन हेतु योग्य शिक्षकों की व्यवस्था का हर संभव प्रयास किया गया। कोरोना महामारी में भी छात्रों का वर्ग कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए ससमय झारखंड स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सर्वप्रथम राजकीय पॉलिटेक्निक कोडरमा में वर्चुअल मोड में वर्चुअल लैब और ऑनलाइन क्लास, साथ ही ऑनलाइन टेस्ट की शुरुआत की गई। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि छात्रों की उपस्थिति इस मोड में भी अन्य संस्थानों से बहुत ही बेहतर रहा है। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 60 to 70% छात्र की उपस्थिति ऑनलाइन क्लास में, जबकि सबको पता है कि झारखंड एक सुदूरवर्ती राज्य है, गरीब प्रदेश है और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ नेटवर्क की असुविधा रहती है। फिर भी हमारे छात्र ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का, ऑनलाइन क्लास का, वर्चुअल मोड का, डिजिटल मोड का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये हमें बहुत खुशी की बात है और इस चीज़ को हम नहीं करें, पूरा झारखंड और पॉलिटेक्निक सिस्टम, चाहे वो हमारा निदेशालय हो, चाहे वो हमारा सचिवालय हो, इस चीज़ की वहाँ भी इंफॉर्मेशन है कि कोडरमा पॉलिटेक्निक में जो डिजिटल क्लास और ऑनलाइन क्लास है इसका बहुत ही बेहतर ढंग से परिचालन किया जा रहा है। यहाँ के छात्र राज्य ही नहीं, देश के लब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च पदों पर पदस्थापित रहकर देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पूर्ववर्ती छात्र द्वारा संस्थान के वर्तमान स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित होना हम सबों के लिए अभिभूत करने जैसा है। आज अभियंत्रण दिवस समारोह 2020 में कोरोना महामारी के कारण भव्य समारोह तो आयोजित नहीं किया जा रहा है, लेकिन परंपरागत रूप से ऑनलाइन कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रतिभागी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन कार्यक्रम होगा। संस्थान के वार्षिक पत्रिका का चतुर्थ संस्करण डिजिटल मोड में रत्न सागर का भी विमोचन किया जाएगा। अंत में अभियंत्रण दिवस के अवसर पर पुनः सभी छात्र छात्राओं, यहाँ उपस्थित हमारे सहकर्मी, अतिथि, विशिष्ट अतिथि सबों का पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापन करते हुए और इंजीनियर्स डे की बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वर्तमान में संस्थान की उपलब्धियों एवं भविष्य की संभावनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह संस्थान परिवार आपकी बुद्धिमानी तथा संस्थान के प्रति आपके दृष्टिकोण, जुनून एवं पूर्ण समर्पण को नमन करता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रचार्य के रूप में श्री राजेश कुमार सर के रूप में संस्थान को 1,00,000 हॉर्स पावर का कोई इंजन मिल गया है। लास्ट 4 ईयर देखने से यही लगता है। थैंक यू वेरी मच सर।
इंजीनियर्स डे के अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, विश्वेश्वरैया सर का जन्म कर्नाटक में 15 सितंबर को एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम बेंका चम्मा था। पिता संस्कृत के विद्वान थे। विश्वेश्वरैया ने प्रारंभिक शिक्षा जन्म स्थान से ही पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने बेंगलोर के सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन यहाँ उनके पास धन का अभाव था, अतः उन्होंने ट्यूशन करना शुरू किया। विश्वेश्वरैया ने 1881 में बीए की परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया। इसके बाद मैसूर सरकार की मदद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूना के साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। 1888 की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपनी योग्यता का परिचय दिया। इसी उपलब्धि के चलते महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें नासिक में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया। सर एमबी के नाम से मशहूर विश्वेश्वरैया के प्रयासों से ही कृष्णा सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर सैंडल एंड एस्ट्रो फैक्ट्री, मैसूर विद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर का निर्माण हो पाया है। सर एमबी शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। उनके मैसूर राज्य के दीवान रहने में स्कूलों की संख्या 4000 से बढ़कर के 10,000 हो गई थी। मैसूर में लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल और फर्स्ट क्लास कॉलेज की स्थापना का श्रेय भी विश्वेश्वरैया को जाता है। उनके ही अथक प्रयासों के चलते मैसूर विद्यालय की स्थापना, जो देश में सर्वप्रथम पहला विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना संभव हो पाई थी। देश भर में बने कई नदी में डैम, ब्रिज, पानी पीने के पानी स्कीम को कामयाब करने के पीछे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का बड़ा हाथ रहा है। इन्हीं सब के कारण देश में पानी की समस्या दूर हो पाई है। उनके कामों को देखते हुए साल 1955 में उन्हें सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सार्वजनिक जीवन में बतौर इंजीनियर उनके योगदान के लिए भारत हर साल उनके जन्मदिन को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा श्री डॉक्टर एसपी यादव सर मंच पर आएं और अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराएं। प्लीज़ सर। सबसे पहले आप सभी को इंजीनियर्स डे की हार्दिक बधाई। आप सबों को जैसा विदित है कि सभ्यता का विकास तकनीकी के माध्यम से ही संभव हुआ है। अभी तक जितनी भी सभ्यता विकसित हुई है, निश्चित रूप से इसमें तकनीकी का बड़ा योगदान है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तब पलटते हैं जब 50,000 वर्ष पहले की बात करते हैं, तो मानव का यहाँ आगमन हो चुका था इस भूभाग में, और वो जंगलों में रहा करते थे। उनके पास सुविधाएं कुछ भी नहीं थी। उन्होंने एक हथियार बनाया। वो हथियार क्या था? क्वार्ज था, क्वार्जाइट, जिसको सिलिकॉन जिसे ड्राइव होता है, जो आप जानते हैं। वो हथियार उनके लिए इतना कारगर हुआ, वहीं से वो टेक्नोलॉजी की भी जन्म हो गया। मटेरियल एक तरफ था, ह्यूमन रिसोर्सेस एक तरफ था। उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेस को एक औजार बनाया, तकनीक डेवलप हुई और सभ्यता का विकास चल पड़ा। थोड़ा और आगे जाते हैं। जंगल में तो आग थी ही, आग के बारे में वो पूरी तरह से परिचित था, लेकिन पत्थरों को घिसने से आग उत्पन्न होती है, इसका आविष्कार आज से 50,000 वर्ष पहले उन्हीं लोगों को दिया जाता है।
धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ती है, चक्र का आविष्कार होता है, चक्के की आविष्कार होती है, बर्तन का आविष्कार होता है, चक्के से बर्तन बनाया गया जिसको आज भी यूज करते हैं लोग। क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। ये तकनीक जो है पूरी सभ्यता को बहुत बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन दिया, पूरी तरह से जीवन बदल गया। सिलिका की उसी समय से शुरुआत हो चुकी थी और जो लोग थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बहुत सारे अच्छे उन्नत हथियार उन्होंने बना लिए। बाद में आ जाता है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज आते आते उनकी लाइफ और भी अच्छी हो गई। ब्रॉन्ज से आगे आते हैं, आ जाता है आयरन एज। आयरन एज आता है ईसा से लगभग 1000 वर्ष पहले। आज से जोड़ लीजिए कितना वर्ष पहले हुआ। ईसा से 1000 वर्ष पहले आयरन की खोज हो चुकी थी। संयोग बस जो दूसरे ग्रह से जो मीटियोराइट यहाँ आया था, बड़े पैमाने पर मीटियोराइट था और सारे मीटियोराइट को उन्होंने पिघला करके हथियार बना लिया, पूरी जंगल को सफाया कर दिया और इनके पास एक मजबूत तकनीकी टेक्नोलॉजी इनको हाथ लगी। सभ्यता बड़ी तेजी से फैला। अब ये ना तो जानवर से डरते थे, अब ये अच्छी क्वालिटी का सब चीज़ अपना अपना हथियार संसाधन सभी इन्होंने जुगाड़ कर ली। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ सिविलाइजेशन उन्नत किस्म का हो गया। हड़प्पा विकसित हो गई। हड़प्पा की संस्कृति सभी जानते हैं, तकनीकी आधारित था। और आगे बढ़ते हैं, शून्य की खोज हो गई। आर्यभट्ट यहीं के थे, उन्होंने शून्य की खोज की। पूरी दुनिया को उन्होंने जो चमत्कारिक अंक दिया वो आज पूरी दुनिया उसके प्रति कृतज्ञ है। और आगे बढ़ते हैं, अंधकार युग आ गया। कुछ भी नहीं हुआ इस देश में। अंधकार युग चलते 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 अंधकार युग करीब करीब 5वीं सदी से शुरू हो गई थी। गुप्त काल को माना जाता है कि तकनीकी का युग था। आगे बढ़ते जाते हैं, अंधकार युग खत्म नहीं हुआ। फिर 19वीं सदी में हमारे यहाँ बहुत बड़े साइंटिस्ट सब पैदा हुए, कई को नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हीं में से एमवी सर एक थे जिन्होंने नदी घाटी परियोजना को इस लक्ष्य तक पहुंचाया कि कहिए तो तकनीकी की नींव डाली और पूरी देश में जितनी भी नदी घाटी परियोजना है उसकी कॉपी है, जस्ट कॉपी है उसकी। और उसके बाद हम प्रवेश करते हैं डिजिटल एज जिसको कहते हैं। ये डिजिटल एज क्या है? जस्ट सिलिकॉन पर आधारित है। जो आदि मानवों ने जिस सिलिका के सहारे अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाया था उसी का तो एडवांस रूप है। अब जो हमारे सामने जो इंजीनियर्स है उसके सामने चुनौती है। क्या वो एमवी के जैसे कार्यों को संपादित कर सकते हैं क्या? क्या हम विश्व के बाजार बने रहेंगे क्या? क्या हम विश्व में क्यों नहीं अपना बाजार फैला सकते हैं? बाजार तभी फैलेगा जब हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अहम दर्जा प्राप्त करेंगे। और यदि आपको इंजीनियरिंग को अहम दर्जा दिलाना है तो विज्ञान को मजबूत करना पड़ेगा। बिना विज्ञान का इंजीनियरिंग तो आगे बढ़ नहीं सकता है। इंजीनियरिंग क्या है? जस्ट लैब की चीज़ों को अब आप जब फैक्ट्री तक लाते हैं और जब मार्केट के लायक बनाते हैं तो जस्ट वो इंजीनियरिंग हो जाती है। कभी सोचा है आपने एक छोटा सा फ्राइडे का एक्सपेरिमेंट दुनिया को चमत्कृत कर दिया? आज जितनी भी एनर्जी सिस्टम है, जनरेटर है, ये है वो, सब चमत्कृत कर दिया। तो इसीलिए कहना ये होगा कि
आज हमारे प्रधानमंत्री का आह्वान है कि आत्मनिर्भर भारत बने। इस इंजीनियर्स डे पर हम लोगों को कृत संकल्पित होनी चाहिए कि कैसे आत्मनिर्भर बनेगा। हमारी तकनीकी, हमारी इंजीनियरिंग कौशल दुनिया में श्रेष्ठ है, लेकिन क्या कारण है कि हमारी ये श्रेष्ठता जाहिर नहीं हो पा रही है प्रोडक्शन में। हम श्रेष्ठ हैं, इसमें दो राय नहीं है। हमारे पास अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, इसमें शक करने की सुई के नोक के बराबर भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन चारों तरफ से दुनिया हमको देखता है बाजार के रूप में। हम क्यों नहीं दुनिया को बाजार बना सकते? ये चैलेंज आप सभी इंजीनियर्स के लिए चुनौती है। ये दिन है कि हम संकल्पित हों, इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ जो भी बच्चे आएंगे, जो भी पढ़ेंगे, उनको हम इस तरह के संस्थान जो आज सारी संसाधनों से संपूर्ण रूप से लैस है, उन तक ये पहुंचाएंगे। वो हमारे लिए एक अच्छी तकनीकी विकसित करेगा। तो इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जहाँ तक कोडरमा है, आज एक चौथे संस्करण का इस मैगजीन का विमोचन किया गया है, रत्न सागर। दुनिया की कोई भी ऐसी मेटल जो सभ्यता और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाती है, कोडरमा में नहीं मिलता हो, ये हो नहीं। यहाँ खान है, ये रत्न का सागर है कोडरमा। हर तरह की जितनी भी है, चाहे आप सोलर सेल से ले लीजिए, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड में जाइए, जो मटेरियल की जरूरत पड़ेगी यहाँ उपलब्ध है। मैं नाम बता देता हूँ, उसका नाम है पिग्मेटाइट। यूरेनियम भी कोडरमा में काफ़ी पर्याप्त है। खाना है, खान है, भंडार है। इस तरह के भंडार को हम लोग उपयोग नहीं कर पाते। मैं एक बार की बात है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ जब बेरिलियम की आवश्यकता पड़ी तो हम जापान के पास गए। उन्होंने नहीं दिया बेरिलियम, मिसाइल के लिए जरूरत होती है। अब चलिए कोडरमा के खेतों में पड़ा हुआ है बेरिलियम, हरे हरे रंग का जो हेक्सागोनल शेप का है वो बेरिलियम है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसमैच है। साधन है, दिमाग है, सभी चीज है, लेकिन कहाँ गड़बड़ है इसको खोजना चाहिए। किस जगह हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस इंजीनियर्स डे को इसी के रूप में मनाया जाना चाहिए, तभी इसकी सार्थकता होगी। आगे मैं ये कहना चाहता हूँ, इस संस्थान में जितनी अच्छी लैब है, जितने अच्छे क्लास है, जितने अच्छे फैकल्टी है, यदि वो सही ढंग से कार्य करेंगे और सही ढंग से बच्चों को प्रेरित करेंगे, निश्चित रूप से यहाँ से रत्न ही निकलेंगे। वो रत्न पूरे देश के काम आएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि अभी रिसर्च में जो चैलेंजिंग है एनर्जी क्षेत्र है। कुछ सर लोग तो एनर्जी क्षेत्र से ही आए हैं। मैंने कहा था कि नैनो जनरेटर के फील्ड में हम लोगों को काम करना चाहिए। नैनो जनरेटर क्या है? जस्ट क्वार्ज है। फिर सिलिका की बात करेंगे जो आदि मानव ने शुरू किया था। क्वार्ज को जब हम प्रेस करते हैं तो उससे स्वतः इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ा हुआ है और हम लोग कहाँ हैं? किस स्थिति में क्वार्ज को कोई यूज नहीं करते। उससे क्या होगा कि यदि रोड पर व्हीकल्स चलेगी तो स्वतः बिजली उत्पन्न होगी। जिस तरह से एलईडी, आपके पास टीवी आ गया है, हजारों एलईडी लगे हुए होते हैं, टीवी देखते हैं, उसी तरह से नैनो जनरेटर में हजारों क्वार्ज क्रिस्टल होंगे। थोड़ा सा उस पर प्रेशर पड़ेगा, वो बिजली जनरेट करना शुरू कर देगी। आगे आने वाला दुनिया उसी का है। और हमारे क्वार्ज, हमारे कोडरमा में उन्नत क्वालिटी का क्वार्ज मिलता है। आपको पता है मोबाइल की जो आविष्कार हुई थी बहुत पहले हो गया था, 50 के दशक में हो गया था, लेकिन आपके हाथ में नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? उसमें बैटरी बड़ी भारी भरकम था।
पीठ पर लाद करके कैसे चलते उसको। आया लिथियम बैटरी, बैटरी का साइज छोटा हो गया। अभी हमारे पास चुनौती है कि क्यों और हम बैटरी को छोटा नहीं कर सकते। नैनो जनरेटर में है कि बैटरी तो बिल्कुल ही गायब ही हो जाएगी। हमारे यहाँ माइका बड़े पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिसमें लिथियम माइका भी कोडरमा में काफ़ी है, लेकिन उस पर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। यही सब कुछ कारण है जहाँ मिसमैच है, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी के बीच में मिसमैच है। इस मिसमैच के वजह से हम प्रगति नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेशन की कमी है। प्रतिभा और रिसोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लैब से लैब के बीच कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। आईआईटी है, नीचे को नहीं देखना चाहते हैं। हम यदि किसी डिग्री कॉलेज जाएं, उनसे कनेक्शंस ले, कोऑर्डिनेशन ले, तो शायद हमारा कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं हो पाएगा। कोई अपने को श्रेष्ठ मानता है, कोई किसी को कुछ और मानता है। ये नहीं समझ रहा है कि दुनिया क्या देख रही है भारत की ओर। सिर्फ जनसंख्या ही हम लोग होंगे क्या? तो सबक लेने का आज दिन है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अंत में मैं पुनः आप सबों को सर एमवी की किए हुए कार्यों को याद करते हुए इंजीनियर्स डे की हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद।